वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग को। दोस्तों यहाँ पर हमने एक सफ़र स्टार्ट करा है जो कि है 5000 डिस्क्रिप्टिव एमसीक्यू का। सो यहाँ पर हर एक सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन के साथ में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ बताता हुआ चलूँगा। इससे होगा ये कि आपके जो आने वाले एग्जाम्स हैं पीसीएस, आरओ, बीईओ या फिर कोई भी वनडे एग्ज़ाम, हर एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। सो अगर अभी तक आप इस सफ़र में नहीं जुड़े हैं हमारे साथ में तो तुरंत जुड़िए। जितने क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा इन बिटवीन द वीडियो, हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिएगा। सो आगे बढ़ें उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमारे व्यूवर्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, जिन्होंने यहाँ पर कोशिश करी है आंसर करने की, उनका नाम लिए बिना आगे नहीं बढ़ सकता मैं। तो सबसे पहले उनका नाम यहाँ पर अनाउंस करूँगा। यहाँ पर मीना राज, ये बेहतरीन काम कर रहे हैं, ये हर एक वीडियो को देख रहे हैं और यहाँ पर जितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वीडियो में ये हर एक क्वेश्चन का आंसर करते हैं। सो ये इन्होंने जो भी हमारा सेट 6 आया था तो सेट 6 में जो क्वेश्चंस पूछे थे हर एक का इन्होंने यहाँ पर बताया है। इधर अगर हम देखें तो ये आपका जो हमारा करंट अफेयर का पूरा सीरीज़ चल रहा है जिसमें हम लोग 2000 क्वेश्चन को टारगेट कर रहे हैं एमसीक्यू के। सो यहाँ पर जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उसमें मीना राज कॉमन है, यहाँ पर इन्होंने आंसर्स करे हैं जो भी क्वेश्चन मैं पूछता हूँ। इसके अलावा शिवांगी दुबे यहाँ पर आंसर्स कर रही हैं बट इनके आंसर्स यहाँ पर नहीं आ रहे। तो मैं अगर शिवांगी आप सुन रहे हो इस वीडियो को, सो यहाँ पर जो करंट अफेयर वाला सेशन है उसके साथ में जो आपका सामान्य अध्ययन वाला हमारा सीरीज़ चल रहा है इसमें भी पार्टिसिपेट करिए, हर एक क्वेश्चन का आंसर करिए। निकिता पटेल, इन्होंने करंट अफेयर वाले जो हमारा सीरीज़ है वहाँ पर तो आंसर्स किए हैं बट यहाँ पर नहीं कराए, तो इनसे भी मैं सेम चीज़ बोलूँगा कि आप प्लीज़ यहाँ पर भी आएँ और जितने भी क्वेश्चंस आपसे इन बिटवीन द वीडियोस पूछे जा रहे हैं आप हर एक क्वेश्चन का आंसर करिए। इसी के साथ रश्मि कुमारी की बात करें, इन्होंने भी करंट अफेयर वाले सीरीज़ में तो आंसर्स कर रहे हैं बट यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। तो ये एक थोड़ा सा मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यहाँ पर भी आइए और हर एक क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करिए। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और, पहली बार अगर आप मेरी बात सुन रहे हो, पहली बार इस चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपको ये सेशन पसंद आता है लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा और इस वाले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। एटलीस्ट ये काम तो आप करिए, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए, अपना फेसबुक जो आपका अकाउंट है वहाँ पर इसको शेयर करिए ताकि और सारे साथी भी हमारे साथ जुड़ पाएँ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर मैं पूछूंगा पूरे वीडियो में हर एक क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश ज़रूर करिएगा। जितना आप कोशिश करेंगे रिकॉल कराने की ना अपने माइंड को, उतना आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। मतलब एग्जामिनेशन हॉल में जो आप बैठे होंगे उस मोमेंट पर आप इजीली रिकॉल कर पाएंगे चीज़ें। इसी के लिए सब मैंने स्टार्ट किया हुआ है। आपको ये इनिशिएटिव कैसा लगा, इसके बारे में कुछ आप बोलना चाहें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। तो दोस्तों आज का जो हमारा ये वीडियो स्टार्ट होगा इसमें हम 55 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्न जातियों और पिछड़े वर्गों की मुक्ति प्राथमिक कार्यक्रम या फिर उद्देश्य जो था वो निम्नलिखित में से क्या था। जो पिछड़ा वर्ग है या फिर जो निम्न जातियां हैं उनके लिए, उनके सामाजिक उत्थान के लिए जो प्रयास करे गए, तो ये वो आंदोलन यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं। इसमें से आपको बताना है कि किसका उद्देश्य था कि पिछड़ी जाति को और जो निम्न जातियां हैं इनको जो है आगे बढ़ाया जाए, इनका सामाजिक उत्थान किया जाए। तो एक एक करके हम सबको देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, रामकृष्ण मिशन की, ठीक है। तो रामकृष्ण मिशन यहाँ पर इसने क्या करा, क्या ये इससे रिलेटेड था या नहीं था। तो देखिए रामकृष्ण मिशन की अगर हम बात करें तो ये जो रामकृष्ण मिशन था इसको किसने शुरू करा था और क्या इसका बेसिक उद्देश्य था। देखिए यहाँ पर हम बात इसी की करेंगे कि उद्देश्य क्या था, ठीक है। सो रामकृष्ण मिशन का जो बेसिक उद्देश्य था वो था आपका आपदा प्रबंधन, ठीक है, या फिर कहें तो आपदा राहत, ग्रामीण प्रबंधन और जो प्राथमिक और उच्च शिक्षा और संस्कृति थे उसके संदर्भ में यहाँ पर ये इस आंदोलन को शुरू करा गया था। सो इसका जो बेसिक एम था वो कहीं से कहीं तक निम्न जातियों के उत्थान से रिलेटेड नहीं था। सो पहला तो हमारे आंसर्स में होने से रहा, तो ये तो यहाँ पर हो गया कट। दूसरा अगर हम बात करें सत्य शोधक समाज की, तो ये सत्य शोधक समाज ये जो था इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसमें आपको ये चीज़ याद रखनी है कि सत्य शोधक समाज का उद्देश्य क्या था, निम्न जातियाँ और जो शूद्र हैं इनका उत्थान करना, अछूत जातियाँ इनका उत्थान करना, ताकि इनका जो सामाजिक शोषण हो रहा है, जो इनका उत्पीड़न हो रहा है उससे इन लोगों को मुक्ति मिले, ठीक है। किसने स्टार्ट करा, ये हमने लास्ट जो हमारा सेशन रहा था उसमें भी आपको बताया था कि ज्योतिबा फुले, इनको आपको याद रखना है, या फिर ज्योतिराव फूले, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ये एग्जामिनेशन हॉल में आपसे पूछा जा सकता है।
स्टार्ट करते हैं सेट 7 को। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्न जातियों और पिछड़ी जो वर्ग हैं, पिछड़ी जातियाँ हैं, इनके उत्थान के लिए ये जो आंदोलन आपको यहाँ पर स्क्रीन पर देखा है, आपको वो आंदोलन चूज करने हैं जिनका उद्देश्य था कि निम्न जातियाँ और पिछड़े वर्गों का उत्थान किया जाए। तो अब आपको इसके अंदर से चूज करना है कि कौन कौन से वो आंदोलन या फिर वो मिशन थे जिनका ये उद्देश्य था। ये कूट यहाँ पर दे रखे हैं, इसकी हेल्प से आपको बताना है। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें रामकृष्ण मिशन की, तो इसका ये पर्पस नहीं था, क्योंकि अगर हम बात करते हैं रामकृष्ण मिशन की, तो रामकृष्ण मिशन के बारे में आपको याद रखना है कि इसका जो बेसिक एम था वो आपदा राहत था, वो ग्रामीण प्रबंधन था, वो प्राथमिक और उच्च शिक्षा और संस्कृति इसके संदर्भ में इसको स्टार्ट किया गया था। तो इसका उद्देश्य कहीं से कहीं तक निम्न जातियों के उत्थान से रिलेटेड नहीं था। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें सत्यशोधक समाज की। तो जब आप बात करेंगे सत्यशोधक समाज की, तो आपको एक चीज़ याद रखनी है इसके बारे में कि इसको स्टार्ट किसने करा। तो ज्योतिराव फूले, इन्होंने इसको स्टार्ट किया था। इसका बेसिक पर्पस यही था कि जो आपका शूद्र हैं या फिर जो अछूत हैं, ऐसी जातियां, इनका जो है जो शोषण होता है समाज के द्वारा, इसका उत्थान किया जाए, मतलब शोषण बंद करवाया जाए, इनका उत्थान किया जाए। ठीक है, सो हमारे आंसर में सेकंड तो होगा। तो जैसे ही आप यहाँ पर चूज़ कर लेते हैं कि चलिए सेकंड होगा, इसका मतलब ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर सेकंड वाला है ही नहीं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। अब ये जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी है, इसको स्टार्ट किसने करा? आई होप कि आप सबको पता है बहुत अच्छे से, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, सो गोपाल कृष्ण गोखले ने इसको स्टार्ट किया था। आप कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कौन सा वो ईयर था, वो वर्ष था जब इसको इन्होंने इस्टेब्लिश किया, ये कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। अच्छा, इसमें इनकी हेल्प किसने करी? एम.जी. रानाडे ने। ठीक है, एम.जी. रानाडे ने इसके इस्टेब्लिशमेंट में इसकी मतलब इनकी जो थी हेल्प करी थी। अब अगर इसकी हम बात करें, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था देश सेवा के लिए एक निस्वार्थ कार्यकर्ता का कैडर तैयार करना, ये यहाँ पर था। तो ये भी हमारे आंसर में नहीं होगा। ठीक है, सो ये भी हमारा आंसर नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें सुधारक की। अच्छा, प्रतिष्ठा समाज की बात करें तो इसका भी ये यहाँ पर पर्पस नहीं था। सुधारक का ये पर्पस था कि निम्न जातियाँ या फिर जो पिछड़ा वर्ग है, इसका उत्थान किया जाए। इसी तरीके से अगर हम बात करें स्वाभिमान आंदोलन की, तो स्वाभिमान आंदोलन को स्टार्ट किसने कराया? ये बेसिक चीज़ है जो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए, वो है आपके रामास्वामी नायकर। इनका नाम याद रखिएगा। ठीक है, इन्होंने इसको स्टार्ट किया था, रामास्वामी नायकर ने, और इसका उद्देश्य भी यही था कि जो निम्न जाति हैं और उनका जो है उत्थान किया जाए। चलिए, तो इस तरीके से हमारे जो आंसर्स में है वो सेकंड, फिफ्थ और सिक्स्थ हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी जो होगा वो सही होगा। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो आपकी स्क्रीन पर है, ये आर्य समाज से रिलेटेड है। यहाँ पर आर्य समाज में फूट का जो सबसे बड़ा कारण था वो क्या था, ये आपको बताना है कि आर्य समाज जो था उसमें फूट पड़ गई और वो टूट गया दो हिस्सों में। सो ये क्यों हुआ? देखिए, इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा कि आर्य समाज जो था, वो जो मांस खाने का सवाल है कि मतलब मांस खाना वर्जित है कि नहीं है, इस सवाल पर आर्य समाज टूट गया। आर्य समाज की हम बात करें तो आर्य समाज क्या है? आर्य समाज एक धार्मिक सुधार आंदोलन था, ये इसके बारे में आपको याद रखना है। स्वामी दयानंद सरस्वती, आई होप आप सबको बहुत अच्छे से पता होगा कि आर्य समाज इनके द्वारा ही इसको स्टार्ट किया गया था 1875 में, 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करें, वेदों का इन्होंने प्रचार किया। इन्होंने पुजारियों के लिए ब्रह्मचर्य के आदर्शों पर जोर दिया था। इनका मतलब यह था कि जो पुजारी हैं उनको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसके अलावा आपको याद रखना है कि 1883 में, 1883 में इनकी डेथ हो गई। ठीक है, और जब इनकी डेथ हुई तो उसके बाद पंजाब में, मेनली हम कहें तो मेनली पंजाब में आर्य समाज जो था इसका धीरे धीरे विकास होना प्रारंभ हुआ, और मांस खाने का जो सवाल था इसको लेकर आर्य समाज दो हिस्सों में बट गया। अब वो दो हिस्से कौन थे? आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक जो आपका है ये महात्मा समूह। ठीक है, अब जो ये महात्मा समूह है, महात्मा समूह का कहना क्या था कि मांस से परहेज करना चाहिए। ठीक है, मतलब मांस खाना इन्होंने यहाँ पर वर्जित घोषित करा। दूसरा है आपका कल्चरल पार्टी, कल्चरल पार्टी। सो कल्चरल पार्टी जो दूसरा इसका डिवीजन था आर्य समाज का, यहाँ पर इन्होंने कहा कि ठीक है मांस खाया जा सकता है, इससे परहेज करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये इसका तो आंसर आप समझ गए, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा कि मांस खाने का जो सवाल था उसको लेकर आर्य समाज दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। आगे हम बढ़ें, इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए कि अगर आप उत्तर प्रदेश PCS की तैयारी कर रहे हैं, समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, BEO की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है,
सो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को जो कोर्सेज हैं इनको आप तुरंत परचेज करिए। पीसीएस का आपको 14 मई को जो है पेपर है, बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। ये सब कुछ आपको पढ़ना है, सारी पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएंगी ताकि आप अच्छे से इसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर पाएँ। सो यहाँ पर मेरा सजेशन आपसे ये है कि अगर आप लोग सीरियस एस्पिरेंट हैं और आप चाहते हैं अपने इस एग्ज़ाम में सफल होना, तो आपको तुरंत जो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ये पेड कोर्स है इसको ज्वाइन करना चाहिए। आप सिंपली हमें कॉल कर सकते हैं, ठीक है। कॉल करने के जो ये नंबर हैं, इन नंबर्स को नोट करिए। ये आपकी स्क्रीन पर मैं एक बार फिर से नंबर दिखा रहा हूँ, ये जो नंबर आप देख रहे हैं ये नंबर, ठीक है। इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं और इस नंबर्स पर आप कॉल करिए, व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, ठीक है। सबके लिए यहाँ पर अवेलेबल है। आप इन नंबर्स के थ्रू इस पर कॉल, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के थ्रू हमसे संपर्क कर सकते हैं। जितना जल्दी हो कोर्स में एनरोल कराएं ताकि आप एग्ज़ाम में सफल हो पाएँ। इसके अलावा कोई भी वनडे एग्ज़ाम है जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए भी आप यहाँ पर बात कर सकते हैं और अपने कोर्स को परचेज कर सकते हैं। देखिए, एक बार आपको अपनी लाइफ में अपनी एजुकेशन में इन्वेस्ट करना होगा अगर आप चाहते हैं सरकारी नौकरी को पाना। आज की डेट में बहुत कंपटीशन जो है वो टफ है। आपको एक जगह सारी चीज़ें मिल जाएं, इससे अच्छी बात कोई दूसरी नहीं हो सकती, ठीक है। सो स्टडी फॉर सिविल सर्विस का यही प्रयास रहा है कि आपको सारा कोर्स प्रोवाइड किया जाए, हर एक चीज़ आपको अच्छे से कवर करवाई जाए ताकि आप एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म कर पाएँ, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर है, इसमें बात करी गई है कि सती उन्मूलन। अब ये जो सती उन्मूलन था इसके खिलाफ कौन था, ठीक है। सती उन्मूलन की जो राय थी इसके खिलाफ कौन था। अब ये भवानी चरण बनर्जी हैं, राधाकांत देव हैं, ये ब्रजेश चंद्र मुखर्जी हैं या फिर केशव चंद्र सेन हैं। तो कौन इसके खिलाफ है आपको यहाँ पर ये बताना है। सो देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो फिर आपको दो लोगों के नाम याद रखने होंगे। एक हैं आपके राधाकांत, ठीक है, एक है राधाकांत दास और दूसरा नाम आपको याद रखना है भवानी चरण बनर्जी, ठीक है। इन दोनों लोगों ने इस बात का विरोध किया था, मतलब इन्होंने आंदोलन छेड़ दिया था कि सती प्रथा का उन्मूलन नहीं होना चाहिए। अच्छा, कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा सती प्रथा, इसके बारे में क्या कुछ आप जानते हैं, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो जो ये अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पर आपको ये कथन दे रखे हैं, इन पर आपको विचार करना है। पहला कथन यहाँ पर है कि मौलाना मोहम्मद अली के नेतृत्व में अहरार आंदोलन जो था इसको शुरू किया गया। दूसरा यहाँ पर स्टेटमेंट है कि है अलीगढ़ आंदोलन के साथ समकालिक रूप से शुरू किया गया था। तीसरा है कि इसने राष्ट्रवादी आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की वकालत की थी। सो यहाँ पर जब हम बात करें पहले स्टेटमेंट की जिसमें बात करी गई है कि मौलाना मोहम्मद अली के नेतृत्व में इसको शुरू किया गया, ये एकदम सही है। अच्छा, 1910 ठीक है, 1910 में मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खान, हसन इमाम, मौलाना ज़फ़र अली खान और मजहरुल हक, इनके नेतृत्व में इसको शुरू किया गया था। एक पॉइंट आपको ये याद रखना है कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्व था। मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खान, हसन इमाम, मौलाना ज़फ़र अली खान और मजहरुल हक, ये लोग थे जो इसके अंदर शामिल थे। इसके अलावा जो आपको दूसरा पॉइंट याद रखना है कि अलीगढ़ आंदोलन जो हुआ था, अलीगढ़ आंदोलन उसका मेन पर्पज़ क्या था कि सरकार के साथ जो था वो लॉयल रहना, उसी के ये अगेंस्ट था। मतलब अलीगढ़ आंदोलन की वफादारी की जो राजनीति थी उसके विरोध में इसको शुरू किया गया था। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर हमारा इनकरेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें कि यह स्वशासन के आधुनिक विचारों द्वारा स्थानांतरित किया गया था और इसके सदस्यों ने राष्ट्रवादी आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की वकालत की थी। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इसने राष्ट्रवादी आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की वकालत की थी। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो हमारा आंसर क्या होगा, 1 और 3, ठीक है। ऑप्शन सी जो होगा वो यहाँ पर सही होगा। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो 59 नंबर के क्वेश्चन की बात करें कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है। जो इनकरेक्ट है वो आपको यहाँ पर चूज करना है, ठीक है। सो पहला यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखा है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1935 में हुई थी और भारत सरकार अधिनियम 1935 के बाद। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है क्योंकि 1861 ये आपको याद रखना है। 1861 में ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम को पारित किया गया और उसके तहत ही इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और ये जो पूरा एक्ट था इसमें कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे के जो उस टाइम के सुप्रीम कोर्ट थे इनके प्रतिस्थापन की और उनके स्थान पर उच्च न्यायालयों की स्थापना के लिए कई सारे प्रावधान किए गए थे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। उसके अलावा नेक्स्ट अगर हम स्टेटमेंट की बात करें, यहाँ पर बात हो रही है भारत में किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है इसमें। ये यहाँ पर एकदम सही स्टेटमेंट है, ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करें कि यह भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत कलकत्ता और बॉम्बे की स्थापना के बाद भारत में तीसरा सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर गलत है। क्यों? क्योंकि 1866 1866, ठीक है, 1866 में उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए उच्च न्यायालय आगरा में, कहाँ पर? आगरा में 17 मार्च 1866 1866 में अस्तित्व में आया था। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको इसके बारे में याद रखनी है। तो यहाँ पर जो हमारा स्टेटमेंट होगा, ये थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है। आपको यहाँ पर गलत स्टेटमेंट चूज करने थे, तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट गलत होगा। आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें। यहाँ पर बात हो रही है कि 19वीं शताब्दी में सामाजिक सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर स्टेटमेंट जो दे रखा है उसमें क्या है, आपसे बोला गया है कि सामाजिक सुधार आंदोलन धार्मिक सुधार से जुड़े थे, और जो कारण है उसमें क्या बोला गया है कि छुआछूत और लिंग आधारित असमानता जैसे लगभग सभी सामाजिक बुराइयां जो थी वो एक तरह से या दूसरे धर्म से वैधता प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो कथन और कारण है, ये मतलब इसके संबंध में क्या सही है, कि ए सही है और आर जो है वो ए के लिए उपयुक्त स्पष्टीकरण है, या फिर उपयुक्त स्पष्टीकरण नहीं है, या फिर ए सही है और आर गलत है, या फिर ए और आर दोनों गलत हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि सामाजिक सुधार आंदोलन ये धार्मिक सुधार से जुड़े थे। क्यों जुड़े थे? क्योंकि अगर आप बात करेंगे तो जैसे मुस्लिम्स में बोलें तो मुस्लिम्स में धर्म में क्या है कि भाई पर्दा जो है उनका बुर्का पहनना है। ठीक है, इसी तरीके से हिंदुओं की अगर हम बात करें तो उस टाइम पर क्या था कि लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाएगा, लड़कियों के साथ भेदभाव किया जाएगा, मतलब जेंडर बायस्ड रहना, ये मतलब बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट था। तो अगर समाज सुधार लाना है तो धर्म में भी सुधार लाना होगा। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं, और जो स्पष्टीकरण है वो भी यहाँ पर सही है। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 की हम बात करें तो यहाँ पर बात हो रही है कि 19वीं शताब्दी में सामाजिक सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन कौन सा है जो कि गलत है। जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो आपको यहाँ पर चूज करना है। सबसे पहला यहाँ पर कि ईसाई मिशनरी सामाजिक सुधार में सहायक थे। दूसरा स्टेटमेंट है कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन ने सामाजिक सुधारों को भी नेतृत्व प्रदान किया। तीसरा है कि सुधार आंदोलनों में क्षेत्रीय भाषा का व्यापक रूप से उपयोग किया गया। और चौथा स्टेटमेंट है कि सामाजिक सुधार प्रकृति में धर्मनिरपेक्ष थे। तो यहाँ पर जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो आपको चूज करना है। सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी। अगर हम बात करते हैं सुधार आंदोलन की, ठीक है, तो जो भी सुधारक रहे थे, रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने भाई अब इंडियंस को समझाना है तो ऑब्वियस सी बात है कि उन्हीं की लैंग्वेज में सारी बात उनको समझानी पड़ेगी, अपने विचार उनके सामने रखने पड़ेंगे, तभी तो वो आपकी बात समझ पाएंगे। जो भारतीय भाषाएं थी उसका उसमें उपयोग किया गया। अच्छा, सिनेमा एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करा पूरे इस ड्यूरेशन में। ठीक है, मतलब जब सिनेमा आया था उसके बाद, उससे पहले तक अगर हम बात करें तो कविता संग्रह, उपन्यास, इसके थ्रू काफ़ी कुछ समाज को जगाने की कोशिश करी गई। बट एक बार जब सिनेमा आ गया तो काफ़ी इफेक्टिव मोड में चीज़ें करी गई। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सामाजिक सुधार आंदोलनों को धार्मिक सुधारों से जोड़ा गया। जो मैंने अभी लास्ट जो हमारा क्वेश्चन था उसमें भी देखा था कि अगर धर्म से आप सामाजिक सुधार को जोड़ेंगे नहीं तो कभी भी आप सक्सेस नहीं कर सकते, समाज में सुधार नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ पर अगर इंडिया में कहें तो धर्म के प्रति लोग पागल हैं, एग्जैक्टली बोला जाए। धर्म का अनुसरण बहुत शिद्दत से करते हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी की बात कर लें, हम किसी भी धर्म की बात कर लें। तो अगर धर्म के अंदर कोई बुराइयां हैं तो बिना उनको दूर करे आप समाज में सुधार नहीं ला सकते। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर जो हमारा आंसर रहेगा वो क्या होगा आपका? कि ऑप्शन डी। ठीक है, जो सामाजिक सुधार प्रकृति में ये धर्मनिरपेक्ष थे, ये यहाँ पर इनकरेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 यहाँ पर कह रहा है कि सती के उन्मूलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला यहाँ पर है कि सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व राम मोहन राय ने किया था। दूसरा स्टेटमेंट है 1829 में बंगाल में सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया। तीसरा स्टेटमेंट है लॉर्ड विलियम बेंटिक, इन्होंने इनकी जो अवधि थी उसके दौरान सती को या फिर सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। अब ये तीनों ही स्टेटमेंट जैसे ही आपने पढ़े होंगे, आई होप कि आपको एकदम से क्लियर हो गया होगा, तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तो आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन डी। चलिए इसके बाद अब यहाँ पर कमेंट सेक्शन में आप लोगों को कुछ बताने की बारी आ गई। आप लोगों को ये बताना है
कि महात्मा गांधी की हम बात करें, किसकी, महात्मा गांधी जी की, सो आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि इनके द्वारा कौन कौन सी जो बुक्स थी उनको लिखा गया। ठीक है, जो इनके द्वारा लिखी गई बुक्स थी वो बताइएगा। इसके अलावा जो आपको इनके बारे में बताना है वो ये बताना है कि इंडिया ये कब लौटे और जो जिस दिन ये लौटे उस दिन को किस रूप में आज भी मनाया जाता है। ये 2 बातें आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 की यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर आपसे बोला गया है कि जो ये महिला शिशु हत्या या फिर कन्या शिशु हत्या के संबंध में आपको ये स्टेटमेंट दे रखे हैं, इन पर आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है कि उनके जन्म के तुरंत बाद जो कन्या या फिर महिला शिशु हत्या है ये खासी हिल्स के आदिवासियों के बीच एक आम बात थी। ठीक है, सो चलिए दूसरा स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं पहले। 1795 और 1804 इसमें बंगाल नियमों ने शिशु हत्या को अवैध घोषित कर दिया। देखिए यहाँ पर पहला जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि अगर हम बात करें आदिवासी समाज की तो आज भी आदिवासी समाज में समतावादी जो नेचर है वो रहता है, मतलब जेंडर बायस्ड नहीं होते, महिलाओं का वहाँ पर सम्मान किया जाता है। ठीक है, सो आदिवासी समाज की अगर हम बात करें तो उसकी संस्कृति में महिलाओं को कभी भी बोझ नहीं समझा जाता और उनको समाज में बराबर का जो है भागीदारी उनको दी जाती है। ठीक है, सो ये तो पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें जिसमें हम 1795 और 1802 के बंगाल नियमों की बात कर रहे हैं तो ये एकदम सही बात है कि इसने गैरकानूनी घोषित करवाया कि जो ये कन्या शिशु हत्या है इसको गैरकानूनी करार दिया और ये यहाँ पर स्टेटमेंट हमारा सही है। तो आपको यहाँ पर सही वाला चूज़ करना था। ठीक है, तो सही स्टेटमेंट है केवल 2। चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 64th क्वेश्चन में भारत में 19वीं शताब्दी में विधवा पुनर्विवाह, इसके संबंध में जो यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखे हैं आपको उन पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है कि ब्रह्म समाज ये विधवा पुनर्विवाह आंदोलन से जुड़ा नहीं था। ये स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये इससे जुड़ा हुआ था और बड़ी शिद्दत से इसने इस मुद्दे को उठाया था। दूसरा यहाँ पर दे रखा है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह के मुख्य प्रस्तावक थे। ये तो जैसे ही आपने स्टेटमेंट पढ़ा आपको समझ में आ गया कि ये स्टेटमेंट तो सही है। ठीक है, और इन्हीं के प्रयास थे जिसकी वजह से 1856 में ये जो हिंदू विधवाओं का पुनर्विवाह अधिनियम था उसको पारित करवाया गया। ये भी यहाँ पर स्टेटमेंट सही है। तो सेकंड और थर्ड जो है वो यहाँ पर सही है। तो आपको सही जो है वो स्टेटमेंट चूज़ करने, सेकंड और थर्ड। तो आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी। चलिए अब चलते हैं आज के इस वाले वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे, यानी कि 65th क्वेश्चन पे। तो 65th क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करें, इसमें आपसे पूछा गया है कि ये जो स्टेटमेंट हैं इन स्टेटमेंट में से कौन से स्टेटमेंट सही हैं। पहला स्टेटमेंट है कि विष्णु शास्त्री पंडित इन्होंने विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की। ये एकदम सही स्टेटमेंट है। ठीक है, अब ये जो इसकी इन्होंने स्थापना करी थी विष्णु शास्त्री पंडित ने, ये 1850s के टाइम में करी थी। 1850 के दशक में इन्होंने इस बात की, मतलब इसकी स्थापना की थी। ठीक है, दशक बोल रहा हूँ, एग्जैक्टली 1850 नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो करसीदास मूल जी इन्होंने गुजराती में सत्य प्रकाश इसकी शुरुआत करी। तो ये भी यहाँ पर एकदम स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट D.K. कर्वे इन्होंने बॉम्बे में पहला महिला विश्वविद्यालय खोला। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ये तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करें करसीदास मूल जी की, तो इन्होंने जो ये सत्य प्रकाश था इसकी मतलब इसका पब्लिकेशन कब स्टार्ट करा, ये और याद रख लीजिएगा 1852 में। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें प्रोफेसर D. कर्वे की, सो इन्होंने यूनिवर्सिटी खोली पहली। ये तो सही बात है महिलाओं के लिए। अब बॉम्बे में खोली, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा एक चीज़ और याद रखनी है, इन्होंने सिर्फ चीज़ें बोली नहीं, इन्होंने अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करी। 1893 में 1893 में इन्होंने खुद एक विधवा से विवाह किया था और अपना इन्होंने पूरी लाइफ जो थी वो विधवाओं के पुनरुत्थान में लगा दी। ठीक है, और ये जो थे ये विधवा पुनर्विवाह संघ के सचिव भी बने थे। क्या बने थे? सचिव बने थे किसके? विधवा पुनर्विवाह संघ के। ये सारी बातें इनके बारे में आप याद रखिएगा। ठीक है, सो इसके साथ ही इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे उनका आंसर्स ज़रूर करिएगा कमेंट सेक्शन में। आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है ये भी ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर, अपने फेसबुक अकाउंट पर
इस पूरे सीरीज़ को ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू सो मच। अभी तक नहीं जुड़े हैं चैनल से, तुरंत चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस करें।